हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 143 ए से लेके 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पिछले क्लास में हमने देखा था सेक्शन 138 से लेके 142 सेक्शन। इसमें मैं बेयर एक्ट वगैरह सब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ आपको गूगल में मिल जाता है, तो मैं इसको शॉर्टली बताऊँगी इसमें होता क्या है। 143 ए में पावर टू डायरेक्ट इंटीरियर कॉम्पोजिशन 2018 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। जब ड्रॉयर को इंटीरियर कॉम्पोजिशन कोड कर सकता है, बट ये कोड पे डिसीजन है। इसमें भी मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कोड को इंटीरियर कॉम्पोजिशन देना ही है ड्रॉयर को। इट डिपेंड्स टू द कोड, बट ये सेक्शन 43 में बोलता है इट इज पावर टू डायरेक्ट इंटीरियर कॉम्पोजिशन। इट इज ये इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में। अब इसके 143 के ए के 1 में क्या बोलता है। अब समझो कि जब ट्रायल चल रहा है और उसमें ड्रॉयर ने गिल्टी मानना ही नहीं, तब उसी टाइम पे कोर्ट ये फ्रेम कर सकता है इंटरनल कॉम्पोजिशन का। सेकेंड 143 ए के 2 में क्या बोलता है कि इंटीमेटिंग कॉम्पोजिशन का जो चेक अमाउंट होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 143 ए के 3 में क्या बोलता है कि कोर्ट इंटीरियर कॉम्पोजिशन कोर्ट ऑर्डर देता है तो विद इन 60 डेज में ड्रॉयर को वो पेमेंट पे करना पड़ता है। अगर ड्रॉयर नहीं पे करता है तो ड्रॉयर को एक सफिशिएंट रीज़न देना पड़ता है और कि मैं क्यों नहीं पे करता, तो उसको कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है 30 डेज और 30 डेज के लिए। 143(4) में क्या बोलता है। अब समझो कि ड्रॉयर का एक्यूट हो गया और इंटीरियर कॉम्पोजिशन ड्रॉयर ने पे किया है, तो उस टाइम पे ड्रॉयर को रीपे करना है विथ इंटरेस्ट एज पर द आरबीआई के रूल के हिसाब से। डेट टू ड्रॉई को विद इन 60 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर ड्रॉय नहीं दे पाता है ड्रॉयर को रिपेमेंट अमाउंट, तो ड्रॉई को एक सफिशिएंट रीज़न बताना पड़ता है कोर्ट को। तो कोर्ट अगर मानता है तो कोर्ट उसे और 30 डेज का एक्सटेंशन कर सकता है। 143(5) में क्या 143 के ए के 5 में क्या बोलता है कि ये तो इंटीरियर कोड जो विद इन पे करता है सेक्शन 1 अगर वो नहीं पे करता है ड्रॉयर, समझो कि इंटीरियर कॉम्पोजिशन का कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उस टाइम में विद इन 60 डेज जो भी उनको सफिशिएंट टाइम दिया था ड्रॉयर को कि पे करने के लिए, बट ड्रॉयर ने पे नहीं किया, उस टाइम पे कोर्ट क्या कर सकता है एज पर द सेक्शन 421 सीआरपीसी के हिसाब से कि ड्रॉयर का मनी रिकवर कर सकता है कोर्ट एज पर द सेक्शन 421 सीआरपीसी। सेक्शन 143 ए के 6 में क्या बोलता है, जैसे कि सेक्शन 138 चेक का जो अमाउंट होता है वो डबल इम्पोज करता है एज पर द सीआरपीसी 357 के हिसाब से। कॉम्पोजिशन जो इंटीरियर कॉम्पोजिशन विल एडजस्ट होता है, इसमें एडजस्ट किया जाता है वो 20% केस में। अब सेक्शन 144 क्या बोलता है। सेक्शन 144 बोलता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो 144 के 1 में मैं जाती हूँ। वो 144 के 1 में बोलता है मोड ऑफ सर्विस समन्स, जैसे कि जहाँ पे ड्रॉयर बिजनेस कर रहा है या उसका घर है या जहाँ पे उसका काम चालू है, वहाँ पे कोर्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू या कोर्ट ने जो एक अप्रोप्रिएट कुरियर दिया है पर्टिकुलर एरिया में उसके थ्रू वो समन्स दे सकते हैं। और ये सीआरपीसी तो ऑलमोस्ट फॉलो तो होता ही है, बट ये एक चीज़ लागू होता है इसमें। 144 के 2 में क्या बोलता है। 144 के 2 में ये बोलता है, अभी समझो कि सर्विस उसको विटनेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट कोरियर सर्विस ने दे दिया ड्रॉयर ने कि रॉबर्ट ड्रॉयर उसमें ऐसा लेता है बट रिसीव नहीं करता है। अगर ये चीज़ कोर्ट को प्रूव हो जाता है कि उसने सर्विस ऑफ विटनेस एक्नॉलेज जो कुरियर ने जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट ने दिया है उस पर्टिकुलर एरिया या स्पीड पोस्ट का, ड्रॉयर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया, तो कोर्ट ये माना जाता है कि उसने इस सर्विस उसे रिसीव हो गया है। 145 में क्या बोलता है। 145 इज एविडेंस ऑफ एफिडेविट। 145(1) में एविडेंस ऑफ एफिडेविट सीआरपी तो डेफिनेटली उसमें फॉलो होता है, बट इसमें एक चीज़ ये होता है कि कंप्लेंट एक अपना कंप्लेंट जो है ड्रॉयर जो है अपना कंप्लेंट एक एविडेंस के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट करता है।
145 के 2 में क्या बोलता है, कंपनी जो कंप्लेंट जो एविडेंस की करता है, रजिस्टर करता है, इट इज़ प्रेज्यूम दैट कि उसने जो एफिडेविट दिया है वो प्रॉपर है। बट अगर कोर्ट चाहे तो कंप्लेनेंट का एविडेंस करवा सकता है। प्लस अगर अक्यूज ने कोर्ट को एक एप्लीकेशन डाला कि जो भी कंप्लेनेंट ने जो एविडेंस ऑफ एफिडेविट दिया है उसका मुझे क्रॉस करना है, तो कोर्ट इज बाउंड टू टेक द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट। 146 जो बोलता है बैंक स्लिप का। बैंक स्लिप एक प्रीमा एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है। अब जैसे कि चेक दिया है ड्रॉयर ने और डिसऑनर हो गया, अब ड्रॉई को एक रिटर्न मेमो मिलता है बैंक से, तो कोर्ट प्रेज्यूम करता है कि ये एक प्रूफ है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ड्रॉयर को होता है कि प्रूफ करे कि ये मैंने दिया है कि नहीं दिया है। बट एज पर द कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है, इट्स एन एविडेंस, एक प्राइमा फेसी एविडेंस है एज पर बैंक स्लिप का जो चेक मेमो जो उनको मिला है। सेक्शन 147 है। 147 इज ऑफर्स टू कंफर्टेबल मतलब दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। सेक्शन 148 टू कन्वर्टेड उसको सजा हो जाती है। तो ड्रॉयर क्या कर सकता है, ड्रॉयर एक अपील कर सकते हैं अपर कोर्ट में, या अपर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। बट इसमें 148(1) में वो क्या बोलता है, जब ट्रायल चल रहा हो तो ड्रॉयर को जो 20% जो दिया है 143A के हिसाब से वो उसे पे करना है। मगर 143A में क्या बोला था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इंटरनल अमाउंट, कॉम्पोजिशन अमाउंट कोर्ट डिसाइड करता है कि पे करना है कि नहीं करना है। बट 148 में 1 में ये क्लियरली बोलता है कि ड्रॉयर जब अपील करता है कोर्ट में, तो जो अपील कोर्ट उसे ट्रायल के टाइम पे एक वो जो अमाउंट जो 20% इंटरनल कॉम्पोजिशन है उससे वो पे करना है। 143 और क्या बोलता है, वहाँ पे कैसा था कि लेस देन जो अमाउंट है वो 20%, मोर देन 20% नहीं होना चाहिए। बट इसमें ऐसा बोलता है कि इट इज़ मैंडेटरी, 148 के 1 में इट इज़ मैंडेटरी कि ड्रॉयर को मिनिमम 20% इंडियन कॉम्पोजिशन पे करना है। 143 के ए में और एक 143 के ए में बोला था कि वो 20% विल बी एडजस्टेड करके बोलता है। बट इसमें बोलते हैं 148 के 1 में बोलता है कि बाकी जो भी ड्रॉयर का है वो इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, इट विल बी एडिशन, दैट 20% विल बी एन एडिशन। 148 के 2 में क्या बोलता है, अभी समझो कि अपील कोर्ट ने वो अमाउंट पे करने बोला है ड्रॉयर को, और ड्रॉयर को वो विदिन 60 डेज में पे करना ही है। अगर नहीं पे करता है तो वो सफिशिएंट रीज़न बताए कि मैं क्यों नहीं पे कर सकता हूँ, और कोर्ट उसे 30 डेज का और टाइम देता है। 148(3) में क्या बोलता है, पेमेंट कंप्लेंट अपील का। जैसे कि समझो कि अपने कंप्लेनेंट को अक्यूट हो गया है, और कंप्लेंट ने जो डिपॉजिट अमाउंट था वो उसने जो पे किया था वो पेई को या ड्रॉई को वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट आरबीआई के हिसाब से। ड्रॉयर ने जो पेमेंट 143 में जो डिपॉजिट अमाउंट दिया था वो ड्रॉई को पे करना पड़ता है अगर ड्रॉयर एक्यूट हुआ तो, और उसमें विद इंटरेस्ट के साथ एज पर द आरबीआई के हिसाब से, वो भी विदिन 60 डेज। अगर वो ड्रॉयर सफिशिएंट अमाउंट नहीं बना पाता है तो कोर्ट को एक रीज़न बताए कि मैं क्यों नहीं जमा है, और कोर्ट को लगे तो कोर्ट उसे और 30 दिन का टाइम देता है। प्लस अब समझो कि ड्रॉयर को एक्यूट हो गया है और ड्रॉयर में वो अमाउंट डिपॉजिट किया है कोर्ट में, तो ड्रॉई जब तक ये ट्रायल चल रहा है, अपील का जो कोर्ट में चल रहा है, तब तक ड्रॉई जाके वो पेमेंट विड्रॉ कर सकता है कोर्ट से। मगर अगर ड्रॉयर एक्यूट हो जाता है
और ड्रॉयर ने वो जो डिपॉजिट अमाउंट डाला है और वो डिपॉजिट अमाउंट जो उसको एक्यूट हो गया है उस मैटर में, तो 148 के 3 में क्या बोलता है कि ड्रॉई पे कर वो अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट पे करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट एज पर द RBI रूल। अगर ये मैटर ड्रॉयर ने का एक्यूट के लिए जब उसको हुआ नहीं हो गया, तो उसने जो अपील के लिए गया, वो अपील के टाइम पे जो चीज़ उसने डिपॉजिट अमाउंट किया डाला है, वो टाइम पे जब ट्रायल चल रहा है तो ड्रॉई वो पेमेंट विथड्रॉ कर सकता है कोर्ट में जब तक वो मैटर ट्रायल में है। बट उसको अगर एक्यूट हो गया ड्रॉयर, तो ड्रॉई को पेमेंट प्रीपे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट RBI के हिसाब से विद इन 60 डेज। अगर उसके पास वो एक सेपरेट रीजन रह पाता है कि मैं को 60 डेज में नहीं कर पाता हूँ, तो कोर्ट उसे 30 दिन और देती है। आई होप ये 143A से लेके 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगला लेक्चर कि इसको हाउ टू मतलब फाइल कैसा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा किया जाता है। आई होप आपको ये 143A से लेके 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको समझ में आ गया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू।